तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो बातचीत की थी वो मैक्लरन और टेलर थ्योरम के बारे में बात की है कि आखिर टेलर थ्योरम क्या है और वो किस तरह से मैक्लरन का जनरलाइजेशन है। लेकिन हमें तो ज्यादा वेरिएबल के लिए काम करना है। यहाँ पर नॉर्मली हम 3D में काम करेंगे। तो बच्चों उसके लिए हो सकता है कुछ बच्चों को आता हो और कुछ को ना आता हो, तो मैं पार्शियलिटी का कंसेप्ट आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। आप इसको समझिएगा कि जो हम लोग मैं दो हिस्सों में बांट देता हूं आप बोर्ड को। एक, जब आप लोग ये पढ़ते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, y x का फंक्शन है, तो बच्चों इसका मतलब है कि y x पर डिपेंड करता है। फंक्शन होने का मतलब डिपेंड करना, कि y x का फंक्शन है। तो मैं कई बार क्लासेज में बता चुका हूं, अब यहाँ नए बच्चे भी होंगे कुछ, तो दोबारा बता देता हूँ कि सपोज आपका जो रिजल्ट है, अगर उसे आउटपुट माना जाए और कहा जाए कि वो आपकी पढ़ाई इनपुट है, तो जो इनपुट है और जो आउटपुट है, जो स्टडी और रिजल्ट, कई बच्चे कहते हैं कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि पहले एक्स या पहले वाई। तो मैं कहता हूं यार उसको एक व्यावहारिक एग्जाम्पल से समझो और खुद समझ जाओ कि पहले स्टडी होनी चाहिए या पहले रिजल्ट आना चाहिए। तो ऑब्वियस है आप लोग मानेंगे कि पहले तो पढ़ाई होगी, तो जो पहले होगा दैट इज एक्स, और जो बाद में होगा वो वाई होगा। तो जो बाद में होगा वो पहले वाले पे डिपेंड करेगा। और इस बात से भी आप सहमत होंगे कि रिजल्ट हमारी पढ़ाई पे डिपेंड करता है। तो ये क्लियर हो जाएगा कि अच्छा वाई जो है एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो बच्चों जो एक्स है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो वाई है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन हकीकत में ये बहुत ओवर सिंप्लीफिकेशन है चीजों का, अति सरलीकरण। जिंदगी में बच्चों कोई भी चीज केवल एक ही फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती। अगर थोड़ा सीरियसली सोचें तो जो रिजल्ट है वो कई चीजों पे डिपेंड करता है। उसमें एक फैक्टर जरूर स्टडी है और हो सकता है सबसे बड़ा फैक्टर हो, लेकिन आपकी जो हेल्थ है वो भी एक बड़ा फैक्टर है। आपकी पढ़ाई अच्छी रही साल भर और अचानक तबीयत खराब हो सकती है, संभव है। आप ये भी मानेंगे बच्चों कि आपका जो फैमिली एनवायरनमेंट है उसका बड़ा रोल है, परिवार का कैसा माहौल है ये आप समझते हैं। आपके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है इसका बड़ा फर्क पड़ता है। हो सकता है इससे ये पता लगता है कि आपको अच्छी किताबें हैं या नहीं है, आपके पास बाकी साधन हैं या नहीं है। आज आप ऑनलाइन क्लास भी अटेंड कर पा रहे हैं तो उसके लिए मोबाइल तो मिनिमम चाहिए, नेटवर्क चाहिए। हमारे देश में कई बच्चों को ये भी नसीब नहीं होता बच्चों। इसके अलावा एक बड़ा फैक्टर यह है कि टीचर्स आपको जो मिले हैं। इसके अलावा यह है कि किताबें किस स्तर की आपने पढ़ी, कोई बहुत अच्छी किताब मिल गई तो आपको मजा आ गया। तो खैर इससे आपको समझ में आया होगा कि अरे मतलब हमारा जो रिजल्ट है ना वो कई चीजों पर डिपेंड करता है। यहाँ पर एक चीज और, अगर आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है तो बेटा जरूरी नहीं है कि आपकी हेल्थ भी अच्छी चल रही है, और उल्टा भी सही है। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है तो इससे ये कहीं साबित नहीं होता कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। इसका मतलब ये आपस में ना इंडिपेंडेंट चीजें। यहां से गौर करिएगा कि इंडिपेंडेंट का मतलब किसी एक के होने या ना होने से दूसरे को फर्क नहीं पड़ा, तब इंडिपेंडेंस हो। अच्छा, किसी बच्चे का स्वास्थ्य भी ठीक है, उसकी पढ़ाई ठीक चल रही है, तो जरूरी नहीं है उसका परिवार का माहौल भी उतना ही अच्छा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और ऐसा भी हो सकता है कि शुरू की तीनों चीजें तो हों लेकिन घर की आर्थिक स्थिति कोई अच्छी ना हो। कई बार मैंने देखा है कि गरीब परिवारों के बच्चे आते हैं और उनके घर में भी बड़ा बढ़िया हंसी खुशी का माहौल है, सब है, लेकिन पैसे नहीं है बेचारों के पास। ऐसा हो सकता है।
तो बच्चों, और किसी जब परिवार का माहौल बहुत अच्छा हो तो ये इससे ये तय नहीं होता कि उसकी पढ़ाई अच्छी या बुरी चल रही है, उसकी हेल्थ अच्छी या बुरी है, उसकी इकोनॉमी। इकोनॉमी के बारे में आप नहीं कह सकते बच्चों, अमीरों के घरों में ज्यादा झगड़े हैं। तो आप ये मत कहिए कि फैमिली एनवायरनमेंट अच्छा है तो पैसे भी होंगे ना, जरूरी नहीं है। खुश रहना जितना मजदूर लोग जानते हैं, किसान लोग जानते हैं, उतना खुश रहना मैंने देखा पैसे वाले लोग नहीं जानते। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि जो आपका रिजल्ट जिन चीजों पर डिपेंड करता है वो आपस में सब इंडिपेंडेंट चीजें हैं। अब अगर इसी को मैथमेटिकली मैं बोलना शुरू करूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जैसे सपोज यू इज अ फंक्शन ऑफ x1, x2, x3, xn। कभी अगर मैंने ऐसा बोला तो आप समझ जाइए कि अच्छा जो राइट साइड में लिखे हुए हैं ना, x1 से xn तक, ये आपस में इंडिपेंडेंट। अब सवाल ये उठता है आपस में इंडिपेंडेंट का मतलब मैथमेटिकली क्या हुआ। इसका मतलब इनमें से किसी भी एक्स से आई का डिफरेंशिएशन किसी भी एक्स जे के रिस्पेक्ट में करोगे तो जीरो आ जाएगा, अगर आई और जे डिफरेंट है तो। मतलब x1 का x2 के रिस्पेक्ट में, x2 x3 ये सब आपस में इंडिपेंडेंट है का ये लक्षण हुआ कि अच्छा इनमें से किसी भी एक का किसी भी दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जीरो होगा। अच्छा, लेकिन इन सब का डेरिवेटिव निकलेगा u का। u हर एक पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर ऐसे मैथमेटिकली नहीं समझ में आ रहा है, ऊपर वाला देखिए कि आपका रिजल्ट इनमें से एक भी चीज खराब हो गई तो रिजल्ट खराब हो सकता है। अच्छा, एक भी चीज अच्छी हो तो जरूरी नहीं है रिजल्ट अच्छा हो। आपकी हेल्थ अच्छी है तो रिजल्ट अच्छा हो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन आपकी हेल्थ बिगड़ गई तो रिजल्ट बिगड़ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि यू इन सब पे डिपेंड कर रहा है और ये आपस में इंडिपेंडेंट है। अब अगर मुझे सोचिए u का x1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना पड़े, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिकल वे में समझो। बच्चों, आपकी क्लास में मैं आऊं और सपोज 40 बच्चे बैठे हुए हैं और सभी को मुझसे कोई शिकायत है, और जो ही मैं क्लास में आया सभी लोग बोलना शुरू कर दिए एक साथ 40 लोग। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि सबको सुनूं मैं और समझूं भी एक साथ। तो मैंने क्या करना है, सबको पहले बैठाना है, किसी एक बच्चे से कहना है हाँ आप खड़े हो जाइए, आप बोलिए क्या प्रॉब्लम। जब उस बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो उसे बैठाइए, दूसरे बच्चे को खड़ा कीजिए कि भाई अब आप बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है। और ऐसा करते करते हो सकता है कि मैं शायद प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊं, उनकी शिकायतें दूर कर पाऊं, हो सकता है। अब यहां पर थोड़ा सा गौर करिए, टेम्परेरी वे में एक शब्द आता है कि मैंने पार्शियलिटी की। पार्शियलिटी हिंदी में पक्षपात जिसको बोलते हैं। बच्चों, पार्शियलिटी एथिकली बड़ी गलत चीज लगती है, प्रैक्टिकली बड़ी सही चीज है। जब मैंने एक बच्चे से कहा कि आप बोलिए और बाकियों से कहा चुप रहिए, तो क्या ये भी तो पार्शियलिटी है थोड़ी देर के लिए। भाई एक को बोलो कह रहे हैं और बाकियों को चुप रहो, लेकिन ये जरूरी है सिस्टम चलाने के लिए। जब उस बच्चे की बातचीत पूरी हो जाए तो फिर दूसरे बच्चे को बोलने हो गई है। इस तरह से आप देखेंगे तो हम टेम्परेरी पार्शियलिटी कई बार सिस्टम चलाने के लिए बहुत जरूरी चीज। इस बात को अगर समझ में आता है आपको, तो अब आप यहां समझिएगा कि जिस समय आप u का x1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे, आप इसको ऐसे लिखेंगे डेल यू अपॉन डेल x1। बेटा इसको डेल कहेंगे, डेल ऑपरेटर। इसका मतलब है आप x1 को वेरिएबल समझ रहे हैं और बाकियों को कांस्टेंट समझ रहे हैं। जब मैं एक को बोलने को कहूं और बाकियों को चुपचाप बैठे रहो कहूं, तो चुपचाप बैठे रहना ही तो कांस्टेंट हुआ, जैसा है वैसे ही बने रहो। तो उस दौरान केवल x1 वेरिएबल होगा, और जब ये निकल जाएगा तो फिर आप दोबारा x2 के रिस्पेक्ट में करिए। तो यहां पर हमें पार्शियल डेरिवेटिव की बहुत जरूरत है फ्लूइड डायनामिक्स में, इसीलिए इस कंसेप्ट को समझा भी रहा हूं। यहां पर एक चीज और गौर करिएगा
कि पार्शियलिटी कहाँ से स्टार्ट होगी, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। पार्शियलिटी स्टार्ट होने के लिए कम से कम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए। दो से कम में पार्शियलिटी का कोई मतलब नहीं है। आप इसको मजाक में समझ सकते हैं कि घर में एक ही बच्चा हो और वो ये कहे कि मेरे साथ पार्शियलिटी होती है, तो आपको हंसी भी आएगी कि अच्छा, दो बच्चे होते, तीन होते, चार होते और तब कोई आरोप लगाए तो समझ में आता है कि मेरे साथ पक्षपात होता है। एक ही बच्चा है और वो कह रहा है कि मेरे साथ पार्शियलिटी होती है, तो ये आप भी समझ रहे हैं कि कोई मतलब नहीं है। अब इस बात का क्या मतलब है जो मैंने कहा, तो लेफ्ट साइड में फिर आ जाइए। इसका मतलब जब लेफ्ट साइड में आप डेरिवेटिव निकालते हैं dy अपॉन डी एक्स, अगर आप उसे डेल वाई अपॉन डेल एक्स लिखना भी चाहें तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फालतू की चीज है क्योंकि यहाँ पर पार्शियलिटी कैसे हो सकती है? एक ही तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। पार्शियलिटी के लिए किसी को कांस्टेंट रखना तो जरूरी है ना, किसी को वेरिएबल किसी को कांस्टेंट, तभी तो पार्शियलिटी हुई। तो मेरे ख्याल से सभी लोग समझ पाए होंगे कि पार्शियलिटी का कंसेप्ट तभी आएगा जब कम से कम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, अदरवाइज ऑर्डिनरी डेरिवेटिव का कंसेप्ट आएगा। क्या मैं यहां तक आपको समझा पाया हूं? आप लोगों को किसी को डाउट है तो बोलिएगा प्लीज। किसी को नहीं? चलिए ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं टेलर थ्योरम पे दोबारा आता हूं अब। देखिए प्लीज, टेलर का एक दूसरा जनरल वर्जन, टेलर के कई सारे वर्जन हैं, तो आप लोगों ने रियल एनालिसिस में पढ़ा ही होगा, मैं इसको यूज कर रहा हूँ। फिर टेलर थ्योरम पे आ गया। एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल वन, एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू, एफ डबल डैश एक्स प्लस एंड सो। ये ऊपर वाले में ही बन जाएगा, अगर आप एक्स प्लस एच को कुछ मान लीजिए तो बन जाएगा, अपने आप वेरिएशन ले आइएगा। एच को एक्स माइनस ए ले लीजिएगा। आप लोग इसे देखिए प्लीज, थोड़ा सा एक बार हम ऐसा कर लेते हैं। एच अपॉन फैक्टोरियल वन, दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू, दिस इज डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ एफ एक्स प्लस एंड सो ऑन। उम्मीद है ये आपको समझ में आया हो। तो अब अगर कभी मेरे पास x प्लस एच और y प्लस टी दो वेरिएबल आ जाएं, तब हम पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालें? तो आप लोग जो देख रहे हैं ऊपर वाला, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, अब पूरा प्रोसेस पे नहीं जाने वाला, ताकि थोड़ा और चीजें भी बता सकूं। तो बेटा इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा, एक्स और वाई प्लस, आप फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल मेरे साथ पढ़ेंगे तो मैं वहां आपको पढ़ा दूंगा कि ये कैसे आया। देखिए यहां पर वन अपॉन फैक्टोरियल वन ऐसे ही, एच आएगा तो एक्स के रिस्पेक्ट में डेल बाई डेल एक्स या डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस के डेल एफ बाई डेल वाई प्लस, ये ज्यादा अच्छा होता है एंड सो ऑन। ये आपके पास पूरा आएगा एक्सप्रेशन। मैं इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से लिख देता हूं। ये एफ एक्स वाई प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल वन एच डेल वाई डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई, एफ बाहर लिख दीजिए, उससे आपको अगले टर्म लिखने में मदद मिलेगी। वन बाई फैक्टोरियल टू एच डेल बाई डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई होल स्क्वायर एफ, अगर तीसरा है तो होल क्यूब हो जाएगा, ऐसे ही एंड सो ऑन। हम इसका ज्यादा यूज करेंगे इस तरह के इक्वेशन का। आप लोग इसे नोट कर लीजिए और देखिए इक्वेशन वन की तरह, वहां सिंपल डी बाई डी एक्स था, हमने यहाँ एच और के दोनों के साथ लेना है क्योंकि दो वेरिएबल।
अब अगर मैं इसको 3 वेरिएबल में ले आऊं, जो हम लोग ज्यादा यूज करेंगे वो ये वाला है, एक्स प्लस एच, वाई प्लस जे, और जेड प्लस एल मान लेता हूं, चलिए। तो अब आप लोग शायद समझ पाएंगे कि अच्छा ये कैसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो एफ ऑफ एक्स वाई जेड प्लस 1/(1) ब्रैकेट में एच डेल बाई डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई प्लस एल डेल अपॉन डेल जेड ऑफ एफ, फिर 1/(2) इतना पूरा तामझाम दोबारा लिखिए, होल स्क्वायर एफ। फिर लिखना हो तो 1/(3) इतना पूरा फिर लिखिए प्लीज, जितना लिखना है, ब्रैकेट में का होल क्यूब एफ प्लस एंड सो, जो लिखने का मन हो। तो हमारे लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में इसे समझना जरूरी है। इक्वेशन 3 को हम लोग इक्वेशन 3 का फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे, मतलब अच्छा खासा एप्लीकेशन है। मेरे ख्याल से यहां तक किसी को कोई दिक्कत आ रही है कहीं तो बोलिएगा प्लीज। अब बोल तो आप शायद पा नहीं पा रहे हैं, आज सेटिंग में मुझे भी समझ नहीं आ रहा है ज्यादा। आप सोच रहे होंगे मैंने आपको म्यूट किया है, लेकिन ऐसा है नहीं। नहीं सर, अभी बोल सकते हैं, अभी परमिशन। अच्छा ऐसा हो रहा है तो बोलो यार, फिर तो मैं हाँ तो पूछ ही नहीं रहा हूँ। अरे भाई यहाँ तक समझ में आया या कोई प्रॉब्लम है किसी को? सर, समझ में आ गया। अच्छा, जिसको प्रॉब्लम है वो भी बोलो कहीं अगर दिक्कत है तो। आप में से मेजोरिटी तो अभी बिस्तर में घुसे होंगे, कईयों की आंखें नहीं खुली होंगी, कानों के सहारे काम चल रहा होगा। अब बेटा अगर मैं इसे थोड़ा सा ऐसे बना दूं, आ, जैसे एफ ऑफ, कई बार हम इसे यूज करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट में थोड़ा सा इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स। प्लीज ध्यान दीजिए कहां पर डेल्टा लिखना है और कहां डी लिखना है, इसे देखिएगा। और y प्लस डेल्टा वाई हम इसे भी यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, और z प्लस डेल्टा जेड। अगर ऐसा है तो भी कोई बात नहीं, जहां पर h k और l थे वहां डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड आ रहे हैं। तो हम लोग इसे एफ ऑफ एक्स वाई जेड प्लस 1/(1) जहां h है वहां डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल्टा वाई इंटू डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल्टा जेड इंटू डेल अपॉन डेल जेड ऑफ एफ। फिर आगे तो वही रहना है, 1/(2) इतने पूरे का होल स्क्वायर एफ प्लस एंड सो ऑन। तो टेलर इस तरह से चलती है, भले ही 3 वेरिएबल हो भले ही 50 वेरिएबल हो, क्या फर्क पड़ता है। आप अगर इन जनरल एक्स से एन तक भी टेलर थ्योरम लगाना चाहेंगे तो मैं आपको यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिख देता हूं। सपोज कभी किसी ने कहा कि टेलर आप एन वेरिएबल के लिए बताइए, और वेरिएबल्स आर x1 प्लस, सपोज h1 है, ऐसे x2 प्लस h2 प्लस एंड सो ऑन, सॉरी प्लस नहीं कॉमा, और लास्ट में xn प्लस hn। तो बच्चों अब आप आसानी से लगा लेंगे, आपको मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगर किसी को लगता है, कोई स्टूडेंट बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, आप लोग बताएंगे तो क्या लिखूं? सर, f(x1, x2, का डॉट एक्सलेंट। डॉट डॉट xn हम्म प्लस 1/(1) फैक्टोरियल में फैक्टोरियल h1 डेल h1 बाई डेल डेल करते हैं प्लस, h2 हाँ प्लस h2 डेल हाँ बाई प्लस डेल ठीक है, डेल बाई। hn डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ। बस एक ही तो लिखना होता है, बाकी इतने का होल स्क्वायर एफ प्लस एंड सो। सर, यहाँ पहले वाले में h1 डेल x1 होगा और लास्ट वाले में हाँ 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 सॉरी, डेल। ठीक है वो नीचे बच्चों मेरी गलती है। h1 डेल बाई डेल x1
प्लस एन सोन एच एन डेल बाई डेल एच एन, और इसी तरह से आगे बढ़ेगा। तो हमने इस लेक्चर में आपको जो थोड़ा सा बताया वो ये बताया कि टेलर थ्योरम कैसे, हम टेलर थ्योरम पे बातचीत करते हैं, टेलर थ्योरम कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में बार बार टेलर थ्योरम आएगी। अच्छा बच्चों, थोड़ा सा एक चीज और समझाऊं कि प्योर में और अप्लाइड में क्या अंतर होता है। थोड़ा सा, जब हम लोग एनालिसिस पे बात करते हैं, चाहे रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स, फंक्शनल, तो प्योर के साथ ये है कि आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। यहाँ हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कैसा कॉम्प्रोमाइज? क्योंकि बच्चों ये एक्चुअल में फ्लूइड डायनामिक्स फिजिक्स की ब्रांच है। क्योंकि फ्लूइड हमारे आसपास होता है, पानी को ही मान लीजिए, पानी फिजिकल ऑब्जेक्ट है, उसका अध्ययन करना है। तो हम लोग अभी गणित छोड़ के, सही बताएं तो भौतिक विज्ञान और गणित की बाउंड्री पे संघर्ष कर रहे हैं। मतलब ये दोनों की बाउंड्री है। तो जाहिर सी बात है, जो चीजें हैं वो फिजिकल ऑब्जेक्ट हैं, तो एडजस्ट फिजिक्स में एडजस्ट करते हैं। कैसे? अगर कोई चीज बहुत छोटी हो तो नेग्लेक्ट कर देंगे। कोई चीज बहुत, कहीं पर डेल्टा एट्स आया और डेल्टा एट्स का स्क्वायर है, क्यूब है, तो आप इसको टेंडिंग टू सीधे जीरो लिख दीजिए, ज्यादा सोचना ही नहीं है, ज्यादा सोचना ही नहीं है। कहीं हायर पे जैसा भी आ जाए, ये आपका प्योर रियल एनालिसिस नहीं है कि आप एप्सिलॉन के पीछे पड़े हुए हैं। ये ध्यान देना है कि हमें अभी कौन से फॉर्मेट में हम काम कर रहे हैं। देखिए, कितना ही अच्छा प्लेयर हो, अगर वो टेस्ट मैच को टेस्ट मैच की तरह से खेले और T20 को T20 की, तभी आप उसे सफल मानेंगे। अगर उसने टेस्ट मैच वाली अप्रोच T20 में लगा दी, तो वो टीम से बाहर निकाल दिया जाएगा। उल्टा भी सही है। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, हम लोग जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम नॉर्मली हायर डेरिवेटिव नेग्लेक्ट करेंगे। हमारा ना, सही बताएं तो इतने से काम चल जाना है अधिकतर सवालों में, ये वाला, इतने से ही काम चल जाएगा आपको, इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। कभी इक्का दुक्का सवाल होंगे जिसमें सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए, बाकी हमारा इतने से काम हो जाएगा। आप देखेंगे जिसको टेलर थ्योरम मैंने समझाई और उसको समझ में आ गई, उसने थोड़ी प्रैक्टिस की, तो आप देखेंगे बच्चों कि आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में कुछ भी नहीं लगेगा, ऐसे टफ जैसा कुछ होगा ही नहीं। एक तो ये बात है कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम हायर डेरिवेटिव को इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो बहुत छोटे हो जाते हैं। तो फिजिक्स में जो छोटे छोटे हैं, इग्नोर करो यार, हो गया। ये मैथ्स की तरह बिल्कुल प्योर के पीछे भागना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमेशा ध्यान में रखें। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, ध्यान रखिएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मतलब जितना मास है वो ना तो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। अच्छा, यहाँ तो मास का कन्वर्जन भी नहीं है, कोई आइंस्टाइन की थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, ऐसा भी नहीं है। यहाँ मास मास ही रहेगा। तो बच्चों, ज्यादातर मामलों में मैं क्या करूंगा आपके साथ, मैं इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ये सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो सीख लीजिएगा। एक डब्बा बना रहा हूँ, ये स्क्वायर शेप में है, एक स्क्वायर इसके साथ एक ऐसा बना देंगे। ज्यादातर में हम यही करेंगे। ये, अब इनको मिला दो बस, ये मिला दिया, ये बन गया ये डब्बा। तो अब आप ये देखेंगे कि यहां से जितना फ्लूइड आ रहा है और यहां से जितना जा रहा है, वो निकालेंगे कि एंटर कितना किया और बाहर कितना निकला, उसका अंतर देखिए। ऐसे वाई एक्सिस में, ऐसे जेड एक्सिस में, तो टोटल तीनों के उसको जोड़ लो। ऐसा हो सकता है बच्चों कि फ्लूइड एक्स एक्सिस में आए और वाई से निकल जाए। आप खेत में जो नहर होती है उसमें देखिए, नहर में पानी बह रहा है, अगर वो एक्स एक्सिस माने, तो जब आपके खेत की ओर मुड़ेगा नहर में से, तो आपने वहां पर कट लगा रखा होगा नहर में, वो कट से आपके, तो वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि एक्स एक्सिस में इतना फ्लूइड आया, इतना जाना चाहिए था, इतना ही टोटल चले जाना। हो सकता है थोड़ा पानी वाई एक्सिस की तरफ चले गया हो, थोड़ा जेड में चले गया हो। हम टोटल चेंज निकालेंगे, पहले एक्स में, फिर वाई में, फिर जेड में, और फिर हम बताएंगे कि रेट ऑफ चेंज
कितना है, पर सेकेंड कितना फ्लूइड इसमें आ रहा है। जितना आएगा बच्चों उतना ही जाएगा भी। अगर फ्लूइड आ तो ज्यादा रहा है, जा कम रहा है, तो इसका मतलब इसी में स्टोर हो रहा है। और जिस चीज में फ्लूइड स्टोर होता है बच्चों, उसको हम लोग सोर्स बोलते हैं। यहाँ सोर्स का मतलब जहां फ्लूइड स्टोर हो जाए। सोर्स और सिंक दो शब्द आएंगे। नॉर्मली ये तीसरे चैप्टर में ज्यादा हम डिटेल में पढ़ेंगे। सिंक आपने देखा होगा, सिंक माने डूबना होता है। वैसे आपके किचन में सिंक लगा होगा जिसमें बर्तन साफ किए जाते हैं, आप उसमें पानी डालिए सब निकल जाता है। तो सिंक और सोर्स सामान्य अर्थों में ये हुए, लेकिन हम यहाँ जो मेनली लेंगे वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे काम करेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का लॉजिक ही यही है। जो दूसरा चैप्टर होगा वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करेगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम। जो पहला होगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम कंटिन्यूटी चाहते हैं फ्लूइड में। और एक चीज और, हम पूरे फ्लूइड डायनामिक्स में नॉर्मली वॉर्टेक्स मोशन को छोड़ के, एक चैप्टर है वॉर्टेक्स मोशन, इसे छोड़ के बाकी जगह लेमिनर फ्लो की बात करते हैं। दो तरह का फ्लो होता है, एक लेमिनर फ्लो का मतलब समझिए, हम सिंपल फ्लो की बात करते हैं। जैसे आजकल की नदियां हैं, आप आजकल देखिएगा नदियों में आजकल पानी शांत बह रहा होगा। नहर में भी सोच सकते हैं आप, छोटे पाइप में भी सोचिएगा, एक लाइन में पानी बिल्कुल शांत होकर बह रहा होगा। लेकिन जब बरसात में जो पानी बहता है आ, वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। बरसात में जो पहाड़ की नदियां होती हैं बच्चों, आपने गौर किया होगा, वो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर होता है, खतरनाक। अगर आप अभी शांत पानी में एक फूल या एक पत्ती डालें तो आप भी अंदाजा लगा लेंगे कि इस स्पीड से शायद ये वहां तक जाएगा। लेकिन जब बरसात की उफनती हुई नदियां होती हैं तो उस तरह का जो फ्लो होता है उसमें प्रेडिक्शन बड़ा मुश्किल है। पता नहीं जो इस फूल या पत्ती को आपने फेंका वो कहाँ पहुंचे और किस स्पीड में कहाँ को जाए। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे इस बात को। तो हम अभी उस तरह के स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम बहुत ही सरल चीजों का बहुत सरलीकरण है। प्लेन लेमिनर फ्लो की तरह सिंपल पानी बह रहा है सीधी लाइन में, एक सीधी लाइन के बारे में स्टडी करेंगे। शुरू के 3 चैप्टर इसी पर हैं, फिर आगे थोड़ा सा टफ चीजों को लेंगे। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक की कहानी समझ में आई होगी। आज मैं इसे यहीं पर रोकूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं अब आपको बताऊंगा कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, दूसरा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, और तब हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे आएंगे। नेक्स्ट क्लास से कोशिश करिए कि ठीक टाइम पर जुड़ें, सुबह 6 बजे। अभी क्लास इसलिए रोकनी है, बच्चों जो 8:30 बजे से कॉलेज में है और बच्चों को तैयार होकर कॉलेज भी आना है। तो आप लोग समझ रहे होंगे, तो प्लीज कोऑपरेट करिए। कुछ दिनों में आपको लगेगा बहुत आसान और एंजॉयबल ब्रांच है। किसी को कुछ कहना है तो बोलिए प्लीज।